हेलो फ्रेंड्स, दिस इज आर्यन और ये हमारा यूट्यूब चैनल जीएस ऑब्जर्वेशन है। जीएस ऑब्जर्वेशन ऑब्जर्वेशन हम बात कर रहे थे, कल हमने जो है स्ट्रेटेजी पे बात की थी। स्ट्रेटेजी के हमने 2 वीडियो बनाए थे, दोनों वीडियो अपलोड हो चुके हैं। इसके अलावा जो है हमने बात पहले की थी, नदियों में हमारी बात चल रही थी, यानी कुछ पार्ट हमने जो है हिस्ट्री का करवा दिया था, आधुनिक भारत, और जो है जियोग्राफी में भी हमने जो है लगभग 10-12 वीडियो जो है अच्छे से बना लिए हैं, मतलब अपलोड भी कर दिए हैं। उसके अलावा जो है नदियों पर हमने बात की थी, तो नदियों पर हमने जो बात की थी, सबसे पहले बात की थी यहाँ जो है चेमायुंड ग्लेशियर से एक नदी निकलती है। चेमायुंड ग्लेशियर से जो निकलता है जल मानसरोवर झील, और मानसरोवर झील से जो है एक नदी निकलती है, इधर आती है, इसका नाम है सिंधु नदी। और सिंधु नदी जो है इसकी सारी नदियों में जो सिंधु नदी के बारे में पढ़ा था, और सिंधु नदी की जो सारी नदियाँ हैं उनके बारे में पढ़ा था, जैसे कि झेलम, चिनाब, रावी, व्यास, सतलज और सिंधु, ये इनके बारे में बात की थी। उसके बाद में जो है हमने बात की थी ब्रह्मपुत्र नदी पर। ब्रह्मपुत्र नदी पर जो है यानी कहाँ से निकलती है, यानी मानसरोवर झील से निकलती है, और ये जो अरब मतलब जो है इसका जो है यहाँ से चीन से जाते हुए जो है अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है रोहतांग दर्रे से, और कहाँ जाती है, पश्चिम बंगाल में गिरती है। उसके अंदर जो है हमने बात की थी एक नदी जो मतलब जो है अरब सागर में गिरने नदियों के बारे में, कि अरब सागर में कौन कौन सी नदियाँ गिरती हैं। उसके अलावा जो है हमने ये भी बात कर ली थी गंगा नदी तंत्र पर, यानी अब जब है नॉर्मली तो अगर बस एक वीडियो बचा था नदियों के बारे में, अरब मतलब बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियाँ। इसके बाद जो है जो नदियों का जो टॉपिक है लगभग 15-20 मिनट की वीडियो है, और नदियों वाला जो टॉपिक है पूरा कंप्लीट हो गया है। यानी अब जो है नदियों को जो है कोई भी वनडे एग्जाम होगा, लेकिन जो है नदियों से संबंधित जितने भी क्वेश्चन हैं अब हो जाएंगे, इसमें कोई अब दिक्कत नहीं होगी। अब हम बात करेंगे आज जो हमें बात करनी है वो बात करनी है बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियाँ। अगर बात करते हैं नीचे वाला जो जल है, ये जो पानी है, ये नीचे वाला, ये है, इसको बोलते हैं हिंद महासागर, और ये हिंद महासागर ये ऊपर वाला जो है इसको बोलते हैं अरब सागर। और इधर जो भी ये श्रीलंका के ऊपर जितना भी जो जल है ये सब क्या कहलाता है, ये सब जो है बंगाल की खाड़ी कहलाता है। बात क्लियर है। उसमें जो सबसे पहले जो है नदियों का हम क्रम बता रहे हैं कि कैसे, जो सबसे ऊपर से इधर से नदी आती है उसका नाम है ब्रह्मपुत्र नदी। ब्रह्मपुत्र नदी इधर से एक आती है नदी, यानी एक इधर से नदी आती है, इधर से ये नदी आती है उत्तराखंड से निकलती है, और इधर से जो है इसके 2 पार्ट जाते हैं, एक इधर चली जाती है, एक जो है इधर आती है, इधर आ जाती है, और इधर से नदी आती है इधर से, और इधर से आते हुए ये वाली, और ये दोनों में मिलती हैं, जब मिल जाती हैं तो ये मेघना कहलाती है। ठीक, इन पर दोनों मैंने बात की थी। और ये जो नदी है यानी जो गंगा नदी, जो क्या होता है पश्चिम बंगाल में गंगा नदी की 2 शाखा हो जाती हैं, यानी पश्चिम बंगाल में गंगा नदी की 2 शाखा हो जाती हैं। उसमें जो एक जो शाखा होती है वो होती है हुगली और दूसरी भागीरथी। एक कहलाती है हुगली और दूसरी, यानी ये वाली जो शाखा होती है इसका नाम होता है भागीरथी, और ये वाली जो शाखा होती है इसका नाम होता है हुगली। यहाँ से जो है ये जो एक जो है झारखंड में जो है ये जो क्या है, झारखंड में एक जो पठार है छोटा नागपुर का पठार, यहाँ से एक नदी निकलती है छोटा नागपुर से पठार से, जिसका नाम है दामोदर नदी। और ये जो है सीधे आते हुए और पश्चिम बंगाल में जो है ये दोनों आपस में यानी हुगली नदी और दामोदर नदी आपस में मिल जाती हैं, और दोनों जो अपना संयुक्त रूप से जो जल गिराती हैं तो कहाँ जाते हैं बंगाल की खाड़ी में। यानी अगर देखा जाए तो सबसे पहले यानी ये जो गंगा नदी है, गंगा नदी की एक जो 2 भागों में बढ़ जाती है, एक तो जाती है भागीरथी नदी, एक हो जाती है हुगली नदी। हुगली नदी से किसमें मिल जाती है, दामोदर नदी मिल जाती है, और अपना संयुक्त रूप से जल कहाँ जाती है, जो है बंगाल की खाड़ी में गिरती है। यानी कि अगर ब्रह्मपुत्र और गंगा के बाद में जो है हुगली नदी दामोदर नदी से मिलकर जो है क्या गिराती है, जल इसमें गिराती है, कहाँ, बंगाल की खाड़ी में। दूसरी बात करते हैं, यही जो ये कहाँ से निकलती है दामोदर नदी, तो छोटा नागपुर पठार से निकलती है, छोटा नागपुर पठार से। और ये क्या है, ये भ्रंश घाटी में गिरती है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यानी भ्रंश घाटी यानी जो बंगाली खाड़ी में जो नदियाँ गिरती हैं, बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियों में एकमात्र नदी है कौन, दामोदर नदी, जो कहाँ बहती है भ्रंश घाटी में। हमने बताया था नर्मदा
ताप्ती। हमने जो जब हमने पढ़ा था अरब सागर में ये नदियाँ, तो होता था ये दोनों क्या है, भ्रंश घाटी में बहने नदियाँ हैं। और एक और नदी है ये जो बंगाल खाड़ी में नदी है, यानी क्या, दामोदर। यानी कुल मिलाकर भारत की कितनी नदियाँ हैं, भारत की कुल मिलाकर 3 नदियाँ हैं जो कहाँ बहती हैं, भ्रंश घाटी से बहती हैं। इतनी बात तो बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। यानी सबसे पहले दामोदर नदी कहाँ से निकलती है, तो दामोदर नदी छोटा नागपुर के पठार से निकलती है और कहाँ गिरती है, बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। मिलती किससे है, हुगली से मिलती है। ठीक, कहाँ पर गिरती है, पश्चिम बंगाल में। वैसे भी नॉर्मली अगर ये सारी नदियाँ कहाँ गिरती हैं, बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। अगर किसी कारणवश जो है नहीं मालूम होता है, फिर भी जो इनका जो मुहाना कहाँ है सबका, बंगाल की खाड़ी में ही है, क्योंकि इसका टॉपिक ही है क्या, बंगाल में गिरने वाली, बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियाँ। अच्छा, बात करते हैं, उसके बाद करते हैं दूसरी नदी है, यानी जो इसके बाद में जो है एक नदी है, ये रांची मतलब रांची के पठार से निकलती है, रांची से निकलती है और इसका नाम है स्वर्ण रेखा नदी। और ये कहाँ जाती है, ये यहाँ से निकलते हुए ये भी जो पश्चिम बंगाल में ही गिरती है, कहाँ, बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। यानी क्या है, स्वर्ण रेखा नदी कहाँ से निकलती है, रांची से निकलती है और रांची से निकलते हुए पश्चिम बंगाल में जो है, पश्चिम बंगाल में आते हुए पश्चिम बंगाल मतलब बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। और इससे मतलब जो ये जो नदी है, यानी जो दामोदर नदी थी वो कहाँ बहती है, भ्रंश घाटी में बहती है। यानी दामोदर नदी भ्रंश घाटी में बहती है। लेकिन जो है ये जो स्वर्ण रेखा नदी है, ये जो यहाँ से स्वर्ण रेखा नदी है, और इससे क्वेश्चन आता है कि किसे जैविक मरुस्थल कहते हैं। तो जो जैविक मरुस्थल किसको कहते हैं, यानी स्वर्ण रेखा नदी को जैविक मरुस्थल कहा जाता है। कहने का कारण क्या है, क्योंकि जो जो अपने भारत यानी भारत का जो सबसे जो संपन्न जो पठारी क्षेत्र है वो क्या है, छोटा नागपुर का पठार है। और छोटा नागपुर के पठार के पास से निकलती कौन, रांची मतलब की ये स्वर्ण रेखा नदी। और यहाँ पर बहुत सारे क्या उद्योग धंधे लगे हुए हैं। तो उद्योग धंधों का जो पानी आता है तो बहुत मतलब जैसे कि मतलब फर्टिलाइजर वगैरह, जो मतलब कीटनाशक वगैरह जो उसमें बहते हैं, तो जहाँ से निकलती है नदी वहाँ सब क्या होता है, सब मरुस्थल हो जाता है। इसीलिए जो इस नदी को यानी क्या, स्वर्ण रेखा नदी को क्या कहा जाता है, जैविक मरुस्थल कहा जाता है। बात क्लियर है बिल्कुल। अब उसके अंदर एक छोटी सी नदी है और ये जो है इसको बोलते हैं वैतरणी नदी। क्या बोलते हैं, वैतरणी नदी। इंपॉर्टेंट बात है कि वैतरणी नदी जो है इसका उद्गम भी कहाँ है, उड़ीसा में, और इसका जो मुहाना भी कहाँ है, उड़ीसा के सामने ही, उड़ीसा में ही कहाँ में गिर जाती है, बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। अच्छा, ये हो गया वैतरणी नदी। उसके आगे जो वैतरणी नदी के आगे जो है ये इसके यानी रांची से एक नदी और निकलती है जिसका नाम है ब्राह्मणी नदी। यानी ब्राह्मणी नदी भी कहाँ से निकलती है, रांची से। अगर बात करते हैं रांची से निकलने वाली, झारखंड से निकलने वाली 3 नदियाँ हैं, दामोदर, रांची, ब्राह्मणी। यानी झारखंड से निकलने वाली 3 नदियाँ हैं, दामोदर, ब्राह्मणी और स्वर्ण रेखा। ये तीनों नदियाँ जो है कहाँ से निकलती हैं, रांची से निकलती हैं। और ये जो निकलती है और ये भी कहाँ गिरती है, ये भी जो है बंगाली खाड़ी में गिर जाती है। कौन सी नदी, ब्राह्मणी नदी। ठीक है, इसके हम बात करते हैं, ये जो छत्तीसगढ़ है, छत्तीसगढ़ में एक पठार है दंडकारण्य पठार। छत्तीसगढ़ में दंडकारण्य पठार है, दंडकारण्य पठार से निकलती है कौन सी नदी, महानदी। महानदी निकलती है। अच्छा, ये जो निकलती है तो यहाँ पर पता क्या है, ये बहुत दोमट वाला एरिया है। और ये कटक, ये उड़ीसा में कटक के सामने जो है कहाँ मिल जाती है, बंगाल की खाड़ी में गिरती है। यानी अगर महानदी कहाँ से निकलती है, छत्तीसगढ़ के दंडकारण्य पठार से निकलती है और ये कहाँ गिरती है, जो कटक है कहाँ, उड़ीसा में, उड़ीसा में कटक में जो है गिर जाती है। और ये जो क्षेत्र है, जो महानदी है अपने साथ दोमट मिट्टी लेकर चलती है, बहुत दोमट मिट्टी है। इस वजह से क्या होता है, यहाँ पर जो है धान की खेती बहुत ज़्यादा होती है। इसीलिए जो है इसी नदी के कारण जो है, महानदी के कारण ही, छत्तीसगढ़ में ज़्यादा क्षेत्र इसका है, महानदी का है, इसीलिए छत्तीसगढ़ को जो है धान का कटोरा कहा जाता है। छत्तीसगढ़ को धान का कटोरा कहा जाता है। बात क्लियर बिल्कुल। यानी यहाँ से कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगली बात करते हैं, यानी ये क्या है, मतलब क्या है, मतलब जो महानदी क्या है, इसको यहाँ ये क्षेत्र है इसका, ये धान की खेती के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसीलिए जो छत्तीसगढ़ को धान का कटोरा कहा जाता है। बात क्लियर है। इसके अलावा बात करते हैं, ये जो एक नदी आती है त्र्यंबकम पठारी, जो त्र्यंबकम जो चोटी है, त्र्यंबकम चोटी है, ये महाराष्ट्र में है। और यहाँ से एक नदी निकलती है, इस क्षेत्र से एक नदी निकलती है और ये जो बहते हुए कहाँ जाती है, ये सीधे ये 2 राज्यों से बहती है, एक तो तेलंगाना और दूसरा आंध्र प्रदेश। यानी गोदावरी नदी है। यहाँ से क्या कौन सी नदी निकलती है, जो त्र्यंबकम की जो चोटी है यहाँ से एक नदी निकलती है जिसका नाम है गोदावरी नदी। और ये 2 राज्यों में बहती है, तेलंगाना मतलब मुझसे 3 राज्यों में बहती है, महाराष्ट्र
तेलंगाना और आंध्र प्रदेश। और ये कहाँ मिलती है? आंध्र प्रदेश में एक स्थान है राजमुंदरी, आंध्र प्रदेश में एक स्थान है राजमुंदरी में जो है ये मिल जाती है। मतलब जो है राजमुंदरी में जो है बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। बात क्लियर है? यानी कौन सी? गोदावरी। अब गोदावरी से सबसे वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी, तो दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी गोदावरी है। अगर हम बात करते हैं भारत की सबसे बड़ी नदी, तो भारत की सबसे बड़ी नदी कौन है? गंगा नदी है। और इस जो कितनी है 2525 किलोमीटर जो है भारत में बहती है। अगर भारत से होकर बहने वाली सबसे बड़ी नदी तो क्या लगाएंगे? ब्रह्मपुत्र नदी। अगर ब्रह्मपुत्र ऑप्शन में नहीं होगा तो सिंधु नदी, क्योंकि लगभग दोनों की जो दूरी है, लंबाई है, समान ही है। अभी बात करते हैं, यानी ये क्या हो गया? यानी गोदावरी कहाँ से निकलती है? त्रिम्बकम की चोटी से निकलती है महाराष्ट्र से, और उड़ीसा मतलब कि आंध्र प्रदेश के राजमुंदरी नामक स्थान पर मिल जाती है, मतलब बंगाली खाड़ी में गिर जाती है। इसके अलावा एक जो है महाराष्ट्र में एक है, क्या है? महाबलेश्वर की पहाड़ियाँ हैं। यहाँ पर जो है महाराष्ट्र में कहाँ है? महाराष्ट्र में जो है महाबलेश्वर की पहाड़ियाँ हैं। यहाँ से कौन नदी निकलती है? यहाँ से कृष्णा नदी निकलती है, और यह कहाँ जाती है? बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है ना। अच्छा, जो कृष्णा नदी है ये दक्षिण भारत की दूसरी सबसे बड़ी नदी है। दूसरी सबसे बड़ी नदी, पहली सबसे बड़ी नदी कौन है? गोदावरी। यानी दक्षिण भारत की दूसरी सबसे बड़ी नदी कौन है? कृष्णा नदी। और पहली सबसे बड़ी नदी कौन है? गोदावरी। क्लियर? इसके बाद बात करते हैं, ये कुल 4 जो होती है, यानी जो कृष्णा नदी है कुल 4 राज्यों में होती है, यानी कि कहाँ? महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश। इसके अलावा बात करते हैं, एक छोटी सी नदी है, कहाँ? पेन्नार नदी है। पेन्नार नदी इसके बीच में बहती है, क्योंकि ये क्वेश्चन मतलब पूछा जाता है कि कृष्णा और कावेरी के बीच में कौन सी नदी बहती है, तो ये कौन सी नदी बहती है? पेन्नार नदी बहती है। बस एक क्वेश्चन यही जो है इससे पूछा जाता है। ठीक, उसके अलावा बात करते हैं कावेरी नदी की। मतलब जो है कावेरी नदी, यानी जो कावेरी नदी जो है ये ब्रह्मगिरी की चोटी से निकलती है। यानी कावेरी नदी ब्रह्मगिरी की चोटी से निकलती है, और ये भारत के 2 राज्यों से बहती है, एक कर्नाटक और दूसरा तमिलनाडु। यानी ब्रह्मगिरी चोटी से कौन निकलती है? कावेरी नदी निकलती है, और भारत के 2 राज्यों से बहती है, कर्नाटक और तमिलनाडु से। इसकी जो ये जो कहाँ मिल जाती है? यानी बंगाली खाड़ी में अपना अंतिम रूप से जल गिरा देती है। अगली बात करते हैं, जो एक नदी छोटी नदी है वैगई नदी। ठीक, वैगई नदी से सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि जो वैगई नदी है, इसके जो वैगई नदी है, इसके किनारे क्या है? ये जो इसके किनारे वैगई नदी के किनारे मदुरै शहर स्थित है। क्या स्थित है? मदुरै शहर किस नदी किनारे स्थित है? तो जो मतलब कि वैगई नदी। एक क्वेश्चन आ जाता है, हैदराबाद किस नदी किनारे है? तो हैदराबाद जो है मूसी नदी के किनारे। दक्षिण भारत के ये दो प्रश्न पूछे जाते हैं। हैदराबाद किस नदी किनारे है? तो मूसी नदी। और जो मदुरै किस नदी किनारे है? तो वैगई नदी। वैगई नदी कहाँ निकलती है? जो है वरुसनाग पहाड़ी, यानी वैगई नदी जो है वरुसनाग पहाड़ी से निकलती है, और कहाँ मिलती है? रामेश्वरम में जो है, रामेश्वरम के पास जो है बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। रामेश्वरम के पास बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। इसके बाद जो सबसे नीचे जो पहाड़ी वो है, तो इलायची पहाड़ियों से निकलती है ये नदी। कौन सी नदी है? ताम्रपाणी नदी। और कहाँ गिर जाती है? मन्नार की खाड़ी में गिर जाती है। बात क्लियर है? अब देखो, सबसे पहले इनका क्रम मालूम जाना चाहिए। अगर उत्तर से करेंगे देखो, सबसे ऊपर से कौन आती है? ब्रह्मपुत्र नदी आती है, फिर गंगा आती है, गंगा से एक धारा उसकी निकलती है हुगली, और इधर से क्या जाती है? दामोदर नदी, उसके बाद में स्वर्णरेखा नदी, फिर बैतरणी, और बैतरणी बाद में फिर जो है महानदी, फिर गोदावरी, फिर कृष्णा, फिर पेन्नार, फिर कावेरी, फिर वैगई, ताम्रपाणी नदी। नीचे से अगर जाओगे तो सबसे दक्षिण में कौन बहती है? ताम्रपाणी नदी, फिर वैगई, फिर कावेरी, पेन्नार, कृष्णा, गोदावरी और महानदी, वैतरणी, स्वर्णरेखा, दामोदर, हुगली, और हुगली मतलब दामोदर की हुगली एक में मिल जाती है, और फिर ये गंगा, और फिर वो ये गंगा जब धारा संगम से मिलती है गिरती है। यानी ब्रह्मपुत्र नदी और गंगा की 2 धाराएं होती हैं, एक तो हुगली यानी दामोदर से मिल जाती है, और एक क्या है? एक जो गंगा की जो भागीरथी वाली धारा होती है वो उसमें मिलकर मेघना नदी का निर्माण करती है, यानी मेघना बन जाती है। ये जो है ये नदियों का क्रम है। और ये जो ऐसी नदी मतलब जो वेरी इंपॉर्टेंट जो फैक्ट थे वो हमने बता दिया। यानी जो सबसे बड़ी बात थी, हमने कहा कि जो दामोदर नदी है, ये दामोदर नदी ये कहाँ बहती है? भ्रंश घाटी में। तो भ्रंश घाटी से बनी नदियाँ 3 हो गई हैं, ताप्ती, नर्मदा और दामोदर। ताप्ती, नर्मदा और दामोदर, ये दोनों 3 नदियाँ कहाँ है? भ्रंश घाटी में बहती हैं। 2 नदियाँ कहाँ गिरती हैं? अरब सागर में गिरती हैं। यानी नर्मदा और ताप्ती कहाँ गिरती है? अरब सागर में। और जो दामोदर नदी है ये गिरती है बंगाल की खाड़ी में। बात क्लियर है? इसके आगे जो स्वर्णरेखा नदी है उसको कहा जाता है जैव मरुस्थल। यानी स्वर्णरेखा नदी को
जल महोत्सव कहा जाता है। उसके बाद में बैतरणी नदी है जिसका उद्गम और मुहाना उड़ीसा में ही है, हमने ये भी जाना था। महानदी है जो धान की खेती के लिए प्रसिद्ध है और इसी वजह से जो है छत्तीसगढ़ को धान का कटोरा कहा जाता है। इसमें यहाँ से भी कोई दिक्कत नहीं चाहिए। उसके बाद बात है, इसके आगे प्रश्न है गोदावरी। गोदावरी क्या है? दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी है। गोदावरी दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी है और कृष्णा जो है दक्षिण भारत की दूसरी सबसे बड़ी नदी है। भारत की सबसे बड़ी नदी कौन है? तो गंगा है। भारत से बनी सबसे बड़ी नदी कौन है? तो ब्रह्मपुत्र या सिंधु में से जो भी ऑप्शन में होगा उसी अकॉर्डिंग टिक कर लेंगे। अगर ब्रह्मपुत्र है तो ब्रह्मपुत्र सही होगा, अगर ब्रह्मपुत्र नहीं है तो क्या होगा? सिंधु नदी होगा। इसके बाद जो है मैंने कहा था जो कृष्णा नदी दक्षिण भारत की दूसरी सबसे बड़ी नदी है। वैगई नदी किसके किनारे स्थित है? तो वैगई नदी के किनारे मदुरै शहर स्थित है। ये तो हो गए यहाँ से क्वेश्चन। इसके अलावा जो कुछ क्वेश्चन आ जाते हैं इनकी सहायक नदियों से, तो ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है कि कौन सी नदी कहाँ से निकलती है। ब्रज गाड़ी से मैंने ले लिया, यानी अगर सारे नदियों से मेरे कितने 1 2 3 4 5 टोटल 5 वीडियो हैं, अगर पांचों वीडियो जो बहुत अच्छे से अगर देख लिया जाए तो इसमें फिर कोई मतलब कोई किसी बात की समस्या होगी नहीं। नदियों से कोई भी क्वेश्चन होगा वो आराम से हो जाएगा। इतना ज़्यादा है नहीं, मतलब बिल्कुल एकदम ऑथेंटिक जो है, बिल्कुल ऑथेंटिक ही कंटेंट है, बिल्कुल ऑथेंटिक कंटेंट। अच्छे से अगर पढ़ोगे तो यहाँ से कोई भी एग्जाम होगा, एग्जाम के बाद देखना, यानी कि कोई भी एग्जाम होगा तो इससे बाहर नहीं आएगा। अब हमको बात करना है सहायक नदियों पर। तो सबसे पहले बात करेंगे मतलब गोदावरी की सहायक नदियाँ। गोदावरी की सहायक नदियाँ, तो गोदावरी की सहायक नदियाँ, इससे 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। गोदावरी की जो सहायक नदियाँ हैं इनसे 2 क्वेश्चन, केवल 2 ही क्वेश्चन आते हैं। नंबर 1 तो जो गोदावरी की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन है? तो गोदावरी की सबसे बड़ी जो सहायक नदी है वो है वेनगंगा। कौन है? वेनगंगा। इससे ये क्वेश्चन आता है कि गोदावरी की जो है यानी दक्षिण से मिल रही, यानी जो गोदावरी नदी है तो गोदावरी दक्षिण से कौन सी नदी जो है मिलती है किसमें? गोदावरी की जो दक्षिण से मतलब कौन सी सहायक नदी है? तो जो मजीरा है ये क्या है? गोदावरी से दक्षिण से मिलती है, गोदावरी में दक्षिण से मिलने नदी है। तो लेकिन बात कर लेते हैं सभी पर, यानी कि क्या है गोदावरी की सहायक नदियाँ? तो प्रवरा है, पूर्वा है, वेनगंगा है, पेनगंगा है, इंद्रावती है, प्राणहिता है, मजीरा है और इतनी नदियाँ हैं। इसमें 2 क्वेश्चन है, यानी कि जो है गोदावरी की सबसे बड़ी नदी कौन है? गोदावरी की सबसे बड़ी सहायक नदी यानी सबसे लंबी सहायक नदी कौन है? तो वेनगंगा। और एकमात्र मतलब गोदावरी की एकमात्र सहायक नदी जो दक्षिण से मिलती है तो उसका नाम है मजीरा। क्लियर? इसके अलावा बात करते हैं कृष्णा नदी की सहायक नदियाँ। कृष्णा नदी में जो मतलब 2 ही क्वेश्चन है, 2 ही क्वेश्चन है, यानी 2 ही क्वेश्चन, लेकिन क्वेश्चन वो एक ही है। यानी अगर पूछा जाएगा देखो ऐसा होता है, हम बताते हैं आपको कहानी क्या है। कहानी ये है कि देखो ऐसा है, दंड कारण पठार, ये है दंड कारण पठार, ठीक। यानी कि जैसे कि ये एक नदी है, ऐसे आती है, एक आती है तुंग नदी और एक आती है भद्रा नदी और ये आपस में मिल जाती है किससे? ये आपस में मिलती है किससे? कृष्णा से मिल जाती है, कृष्णा से। तो जो ये तुंग भद्रा नदी है तो ये पहले तो अलग अलग होती है, तुंग नदी और भद्रा नदी ये अलग नदियाँ होती हैं, लेकिन जो जब आप फिर आपस में मिलकर ये किससे जाती हैं? कृष्णा से मिल जाती हैं। तो 2 क्वेश्चन इसी के अंदर है कि यानी कृष्णा की सबसे बड़ी सहायक नदी तो क्या होगा? तुंगभद्रा। लेकिन अगर कभी भी तुंग और भद्रा ऑप्शन अलग अलग होगा तो हमेशा जो है जो इसकी यानी इसकी जो सबसे बड़ी सहायक नदी है वो है भद्रा। कौन है? भद्रा नदी, ठीक है। इसके अलावा जो है कुछ और नदियाँ ये भी समझ लो। तुंगभद्रा यानी बात समझ आई, यानी जो कृष्णा की जो सबसे बड़ी सहायक नदी है वो है तुंगभद्रा, लेकिन तुंगभद्रा भी जो अलग अलग नदियाँ हैं तो अगर इनको भी अलग ऑप्शन में दिया तो क्या होगा? भद्रा नदी होगा ऑप्शन में। क्लियर बात? इसके बाद करते हैं, यानी कि तुंगभद्रा सहायक नदी इसकी है घाट प्रभा है, माल प्रभा है, दूध गंगा है, पंचगंगा है, भीमा है, कोयना है और मूसी है। हमने बताया था मूसी जो है हैदराबाद जो है मूसी नदी के किनारे बसा है, यानी हैदराबाद मूसी नदी के किनारे बसा है। ये बात क्लियर है? इसके बाद हम बात करते हैं इनका क्रम, इसका क्रम याद रखना क्योंकि हमने क्रम बता तो दिया है। यानी सबसे पहले देखो अगर ब्रह्मपुत्र नदी को जो बात करते हैं, जो ब्रह्मपुत्र नदी है इसको हटा देते हैं, यानी ब्रह्मपुत्र नदी और गंगा नदी, क्योंकि तो सभी को पता है सबसे पहले कौन आती है? ब्रह्मपुत्र नदी, गंगा नदी एक ही है जो मिलती रहेगी मिल जाती है, लेकिन जो सबसे ऊपर है सबसे उत्तर में कौन है? दामोदर है, फिर स्वर्णरेखा है, फिर वैतरणी है, फिर ब्राह्मणी है, फिर महानदी है, फिर गोदावरी है, फिर कृष्णा है, फिर पेन्नार है, फिर कावेरी है, फिर वैगई है, फिर ताम्रपर्णी है। ये जो नदियाँ हैं सहायक नदियाँ। ये जितने भी क्वेश्चन थे सहायक नदियों से, यानी जितने भी क्वेश्चन थे नदियों से संबंधित,
मतलब जो नदियों से संबंधित कोई भी क्वेश्चन नहीं बचेगा। और भूगोल का जो ये टॉपिक था नदियों वाला, ये हमने बहुत अच्छे से मतलब बिल्कुल विधिवत बना दिया है, कहीं से कुछ बचेगा नहीं। और बस केवल क्या है कि पेशेंट रखकर जो आराम से धीरे धीरे उसको सुनो, लीड लगा के, और जितना भी अगर मैपिंग वगैरह कर सकते हो तो करो। ऐसे क्या होगा जो है कोई दिक्कत यानी जो सब पूरा याद हो जाएगा, है ना। और जैसे जैसे याद हो जाएगा कोई दिक्कत नहीं, अगर अच्छे से देख लोगे फिर भी जो है याद रहेगा। हाल ही में एग्जाम होने वाला है, इसलिए जो है अब जल्दी जितने बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होंगे वो पढ़ाएंगे। और उसके अलावा जो भी टाइम एग्जाम के बाद फिर जो है आराम आराम जो है एक एक टॉपिक जो है उठाते हुए धीरे चलते रहेंगे। इसलिए कोशिश करेंगे कि अब स्टैटिक जीके के वीडियो बनाएंगे, या फिर कुछ दूसरा कोई इंपॉर्टेंट अगर लग गया तो उसी के हिसाब से जो है चलते रहेंगे। हमने एकदम क्रम से पढ़ाया है, कुछ अलग अलग नहीं पढ़ाया है, यानी एक तरह से पढ़ाया है, यानी एक जैसा नहीं कि मतलब बीच बीच से टॉपिक पढ़ा दिए हैं। जो भी पढ़ाया है वो बिल्कुल क्रम से। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन पर पढ़ा हुआ पूरा वीडियो, पूरी प्लेलिस्ट पढ़ी हुई, एकदम क्रम से पढ़ी है। बढ़िया से नोट बना सकते हो, चाहे जैसे पढ़ सकते हो। और ऐसे ही जो है ज्योग्राफी के मतलब बिल्कुल क्रम से पढ़ाया है, इसमें कोई क्लियर नहीं कि बीच से उठा के पढ़ा दिया, कुछ बढ़ा दिया। यानी कोई टॉपिक चाहे सरल हो चाहे कठिन हो, लेकिन हमने एक तरफ से नहीं, एक पॉइंट टू पॉइंट जो है पढ़ाया है। अच्छे से जो है इसको देखें, जितना भी उसके नोट बना लीजिए। और क्योंकि जो है अच्छे से पढ़ोगे तभी जो है एग्जाम क्वालिफाई होगा, क्योंकि एग्जाम क्वालिफाई करने में जो है बहुत मेहनत होती है। अच्छे से पढ़ते रहें, अपना ख्याल रखें, है ना। और जो है एग्ज़ाम का जो कभी भी ज़्यादा भार ना लें, क्योंकि एग्ज़ाम तो मतलब जो है भार लेने से भी एग्ज़ाम निकलता नहीं और परेशानी बढ़ जाती है। अच्छे से पढ़ते हैं, अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।